हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी आरबीएनएल टीजी2, यूपी पीसीएल और इसरो के आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट्स इन सभी वीडियो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 5:30 इवनिंग में हमारी ये क्लासेस होती हैं। आज की क्लास में हम रेजोनेंस यानी कि अनुनाद के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 20 नंबर की क्लास है। इससे पहले 19th क्लास हो चुकी हैं। उनको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स के लिए यूपी आरबीएनएल टीजी2 एग्जाम के लिए 5 मॉक टेस्ट जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें कवर हो पाएंगे। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। डेडिकेटेड न्यू टेस्ट सीरीज ये बनाई गई है और इसके लिए मात्र आपको 60 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहीं से आपको ये टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, बाकी की जानकारी आप लोग उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा आप हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी एग्जाम को कवर करता है, सभी टेक्नीशियन एग्जाम को। इसमें सारे टॉपिक्स रखे गए हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है। प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको इंक्लूड किया गया है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, बाकी की जानकारी आपको यहीं से प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए भी आपको चार्ज पे करना होगा। आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासेस में आरएलसी सर्किट के बारे में पढ़ा था। तो आरएलसी सर्किट से ही हमारा यहाँ पर एक रेजोनेंस जो कि नया टॉपिक है वो यहाँ से कवर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, क्योंकि आप आज की क्लास को प्रीवियस क्लास से कनेक्ट कर पाए। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में एलआरसी या फिर एलसीआर सर्किट को पढ़ा था। ये सर्किट क्या होते हैं, ये एसी सर्किट होते हैं जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, इनको अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एक एलसीआर सर्किट है, जिसमें क्या होता है आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये रेजिस्टेंस एसी और डीसी दोनों के लिए काम करता है, प्रतिरोध का काम करता है। और अगर हम इसको एसी में कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो करंट होती है और जो वोल्टेज होता है वो दोनों एक ही फेज में होते हैं, यानी कि ये समान कला में होते हैं। फेज से मतलब है कि जो हमारा फेज डिफरेंस है, इसमें रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस जैसी कंडीशन नहीं पाई जाती है। इसके बाद हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो करंट से पीछे होता है, या फिर इसको कह सकते हैं हम कि वोल्टेज जो करता है वो करंट से लैग करता है, यानी कि लैगिंग होती है। यहाँ पर वोल्टेज करंट से पीछे होता है, समझ रहे हैं? वोल्टेज क्या होगा, पीछे होगा करंट से। इसके बाद यहाँ पर एक कनेक्ट है हमारा इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से आगे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है इसमें क्या है, वोल्टेज और करंट समान कला में है, यानी कि एक जैसे फेज में है, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो फेज डिफरेंस में रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होगा। इसके बाद रोल किसका होगा, तो रोल होगा कैपेसिटर का। यहाँ पर कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है वो पीछे होता है, यानी कि लैगिंग होती है। और इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो आगे होता है, यानी कि लीडिंग होती है। अब यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर ये लीड करेगा और 90 डिग्री ये यहाँ पर क्या करेगा, लैग करेगा। तो 90 और 90 तो टोटल कितना यहाँ पर फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, टोटल 90 और प्लस 90 आप कर देते हैं तो टोटल यहाँ पर 180 डिग्री का क्या हो जाता है, फेज डिफरेंस हो जाता है। ये हम इससे पहली वाली क्लास में कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसी से आज की क्लास को आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो फेज डिफरेंस होता है ये हमने कैसे निकाला था, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये तो हम पूरा कल ही कवर कर चुके हैं सारी चीजों को। यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस को हमने निकाला था, यानी जो फेज डिफरेंस होता है उसका एंगल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसको हम ड्राइव करते हैं। लेकिन यहाँ पर ड्राइव करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जो कि है tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c/r। समझ रहे इस बात को? अब इसी फॉर्मूले को मैंने वहां पर जो फाई लिखा था, ये वाला जो फाई यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो फाई देख पा रहे हैं ये वाला फाई,
इसमें इसके बराबर में क्या था, ये टेन इनवर्स था। जब मैं इस टेन इनवर्स को पक्षांतर करूंगा, इसको इस तरफ लेकर के आऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर इनवर्स जो -1 की यहाँ पर आप पावर देख रहे हैं वो यहाँ पर नहीं रहेगी। कहने का मतलब क्या होगा कि ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपको समझ में आएगा, यानी कि टेन इनवर्स इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ये क्या है, ये हमारे सर्किट जो एलआरसी सर्किट है या फिर एलसीआर सर्किट है, उसमें जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर दोनों मिलकर के जो फेज डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, किसके बीच, वोल्टेज और करंट के बीच। वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस हो रहा है उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। अब फेज डिफरेंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये किस में होगा, ये एंगल में होता है, कोण में होगा। तो ये उसी कोण को निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला होता है, समझ रहे। यहां पर क्या हो गया, टेन फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। अब यहां पर तीन कंडीशन क्रिएट होती हैं, एक एक करके इन कंडीशंस को देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन बनती है कि अगर जो ओमेगा एल है उसकी जो वैल्यू है वो 1 अपॉन ओमेगा सी से ज्यादा होती है। ध्यान देना, ये 1 अपॉन ओमेगा सी की बात की गई है, सिर्फ ओमेगा सी की नहीं बल्कि 1 अपॉन ओमेगा सी की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि जो हमारा ओमेगा एल है इसकी वैल्यू हमने 5 ले ली, ठीक है, ये 5 हो गई। और जो हमारा ओमेगा सी है 1 अपॉन ओमेगा सी है, इसकी वैल्यू कितनी ले ली हमने, 3। अब अगर इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में रखने पर क्या होगा, ओमेगा एल हो जाएगा 5, यहाँ पर ओमेगा सी बराबर हो जाएगा -3, और आर की वैल्यू कोई भी मान लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल 1 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 5 में से 3 जाएगा तो इज इक्वल टू क्या बचेगा, आपका 2 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 क्या आया, पॉजिटिव में आया ना। यहाँ पर आप जो वैल्यू देख रहे हैं ये कैसी निकल के आई, पॉजिटिव में। कहने का मतलब क्या हुआ कि ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी से बड़ा है। अब नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए 5 3 का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो क्या निकल के आई, यहाँ पर एक कंडीशन ये निकल के आई, सबसे पहली कंडीशन कि जो 10 फाई है अगर उसमें ओमेगा एल की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी से ज्यादा होती है तो 10 फाई यानी कि जो हमारा एंगल निकलता है वो पॉजिटिव निकल के आएगा। पॉजिटिव कैसा, अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल से निकाला तो वो कैसा निकल के आया, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉजिटिव निकल के आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो वोल्टेज है वो करंट से लीड करेगा। यहाँ पर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। हर बार आपने देखा होगा कि वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ही बात की जाती है कि वोल्टेज आगे है कि वोल्टेज पीछे है। हालांकि एग्जामिनर इसको कंफ्यूज करने के लिए दूसरे तरीके से पूछ लेता है कि बताइए कि इसमें क्या होगा, करंट से जो वोल्टेज आगे होगा या वोल्टेज पीछे होगा। वो मैं आपको इसकी पहली वाली क्लास में बता चुका हूं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर केस फर्स्ट ये निकल के आता है कि अगर हमारा ये ओमेगा एल की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी से ज्यादा है तो 10 फाई जो निकल के आता है वो पॉजिटिव निकल के आएगा। और अगर 10 फाई पॉजिटिव होता है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल अगर प्लस में आ गया क्योंकि पूरी बात वोल्टेज के रिस्पेक्ट में की जा रही है, तो यहां पर ये निकल के आता है कि वोल्टेज जो है वो करंट से क्या होगा, लीड करेगा। समझ गए इस बात को, यहां पर वोल्टेज करंट से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। चलिए फर्स्ट केस आप समझ गए, इसके बाद हम सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस में कहा गया है कि जो ओमेगा एल है इसकी वैल्यू अगर 1 अपॉन ओमेगा सी से कम है। कैसे कम है, आइए यहां पर एग्जांपल से ले लेते हैं कि मैंने ओमेगा एल की वैल्यू यहां पर 3 ले ली और यहां पर 1 अपॉन ओमेगा सी जो है इसकी वैल्यू ज्यादा ले ली जो कि 5 ले ली। अब मैंने अगर इस वैल्यू को फॉर्मूले में अप्लाई किया तो 3 माइनस 5 और 1 जो आर है इसको मैंने 1 ही रखा पहले की तरह, तो यहां पर बराबर में क्या निकल के आया, -2। तो यहां पर केस फर्स्ट में ये कहा गया है कि 10 फाई जो होगा, अब अगर हम ओमेगा एल की वैल्यू को कम लेते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू ज्यादा होती है। मान लीजिएगा सर्किट में ऐसा हो रहा है कि हमारा जो इंडक्टर लगा है उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है वो कम है, और जो हमारा कैपेसिटर लगा है ये वही तो बता रहा है 1 ओमेगा एल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है। 1 अपॉन ओमेगा सी का मतलब ये है कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जो कि हम पहली वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर अगर ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी से छोटा है तो यहाँ पर -2 यानी कि माइनस में वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव ये एंगल आ रहा है निकल के।
अब अगर नेगेटिव एंगल निकल के आ रहा तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि जो हमारा वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है, वो करंट के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, लैग करेगा, यहाँ पर पीछे रहेगा, यानी कि यहाँ पर लैगिंग होगी वोल्टेज की। तो ये बात हुई केस सेकंड में। अब मान लीजिएगा यहाँ पर हमारा एक केस और बनता है, केस थर्ड, कि ओमेगा एल और ओमेगा 1/ओमेगा सी जो है इसकी वैल्यू बराबर होती है। मान लीजिएगा ऐसी कोई कंडीशन हुई जिसकी वजह से ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी बराबर हो गए। तो बराबर कैसे हो गए, मान लीजिएगा 3 और 3 बराबर हो गए, कि ओमेगा एल भी 3 हो गया और ओमेगा 1/ओमेगा सी भी यहाँ पर 3 हो गया, और रेजिस्टेंस तो बराबर एक हमने बहुत पहले से माना है। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर 0 निकल के आया, क्योंकि 3 में से 3 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 में 0 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका जो एंगल निकल के आया, ये tan phi जो निकल के आया, ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर जब ये 0 हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वोल्टेज है और जो करंट है वो एक कला में हो जाएंगे। एक कला में होने का मतलब कि ये बिल्कुल एक जैसे एक ही फेज में हो जाते हैं, एक ही फेज में हो जाते हैं, और इसी कंडीशन को रेजोनेंस कहा जाता है। इस बात को फिर से समझिएगा यहाँ पर, कि मान लीजिएगा हमारे पास एक LRC सर्किट है या RL जो LCR सर्किट है, उसमें क्या होता है कि उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो दोनों के बराबर होने की वजह से इनके बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होंगे, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, कोई आगे पीछे नहीं चल रहा है, दोनों एक साथ चलेंगे। दोनों एक साथ चलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में फेज बराबर ही रहेगा, और जब फेज बराबर रहेगा तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इसी स्थिति को अनुनाद यानी कि रेजोनेंस कहा जाता है। इस बात को समझ गए आप। तो यहाँ पर अनुनाद रेजोनेंस की डेफिनेशन है कि इस स्थिति में LCR जो सर्किट है उसमें जो हमारा शुद्ध प्रतिरोध था, शुद्ध प्रतिरोध का मतलब वहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस तो पहले से ही समान फेज में था, तो उस रेजिस्टेंस युक्त जो डिवाइस होती है उसकी तरह ये बिहेव करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटिव इंडक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। बराबर होने की वजह से यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 0 हो जाएगा। एंगल 0 बनने की वजह से क्या होगा, वोल्टेज और करंट जो होंगे वो एक जैसे फेज में आ जाएंगे, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को रेजोनेंस कहा जाता है। यहाँ पर क्योंकि इंपीडेंस जो होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम इसकी रेजोनेंस सर्किट को देख लेते हैं कि क्या होते हैं ये रेजोनेंस सर्किट। यहाँ पर जब LCR सर्किट में जो हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और अल्टरनेटिंग करंट है वो जब एक ही समान फेज में हो जाते हैं तो इस प्रकार से सर्किट को क्या कहते हैं, रेजोनेंस सर्किट कहा जाता है। वो जो रेजोनेंस सर्किट होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक होता है यहाँ पर सीरीज रेजोनेंस सर्किट और एक होता है यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। एक एक करके इन दोनों को पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले लिया है क्या, सीरीज रेजोनेंस सर्किट को। सीरीज रेजोनेंस सर्किट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बात की गई है सीरीज की। तो सीरीज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हमारे अप्लाई हुए हैं वो सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट हैं। सीरीज का मतलब ये होता है कि एक बिल्कुल इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया कनेक्ट, यहाँ पर हमने एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, और तीनों को कैसे कनेक्ट किया, श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैं इस सर्किट की जो इंपीडेंस है उसकी बात करूं, मैंने आपको इंपीडेंस पहले ही बताया हुआ है। इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस कोई एसी सर्किट में जो हमारी करंट फ्लो हो रही है उस करंट में फ्लो होने की वजह से अगर किसी एसी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस के साथ कोई इंडक्टर लगा है, या फिर रेजिस्टेंस के साथ कोई कैपेसिटर लगा है, या फिर रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर ये तीनों लगे हैं, तो इन तीनों की वजह से जो प्रतिरोध जनरेट होता है उसी को इंपीडेंस कहा जाता है। समझ गए इस बात को। तो यहाँ पर इन तीनों की वजह से जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा, देखिए रेजिस्टेंस की वजह से तो खुद रेजिस्टेंस है ही अपने आप में, अब जो यहाँ पर ये जो इंडक्टर है इसका खुद भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, तो इसका भी रेजिस्टेंस, और जो कैपेसिटर है इसका भी रेजिस्टेंस, तो इन तीनों का रेजिस्टेंस जब बन जाता है तो उसी को इंपीडेंस कहा जाता है, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। बहुत अच्छे से बहुत बार हम ये पढ़ चुके हैं, 2 क्लासेस में लगातार हम पिछली क्लासेस में पढ़ रहे हैं ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंपीडेंस कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, किसी भी LCR सर्किट का अगर हमें
इम्पीडेंस निकालना है तो उसके लिए होता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा एल क्या होगा, ओमेगा एल का मतलब होता है यहाँ पर, ये जो आप यहाँ पर इंडक्टर देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि इसको XL से डिनोट करते हैं। XL जो होता है वो बराबर होता है ओमेगा एल के, ठीक है। इसके बाद जो 1/ओमेगा c है, ये क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से डिनोट करते हैं और XC बराबर होता है 1/ओमेगा c से। तो इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया है, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला निकल के आ गया है कि आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इससे थोड़ी देर पहले अपने केस 1, केस 2, केस 3 में पढ़ा था कि जो हमारा थर्ड केस था उसमें मैंने पढ़ा था कि ओमेगा जो एल होता है वो बराबर होता है जब ओमेगा सी से, तभी तो हमारा रेजोनेंस क्रिएट होता है। तो जब ओमेगा एल बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा c के, ये वैल्यू अगर यहाँ पर बराबर हो जाती है कि ओमेगा एल भी अगर 5 रख देता हूं मैं और ओमेगा 1/ओमेगा c भी यहाँ पर 5 रख देता हूं, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। इसके 0 होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये 0 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Z जो इम्पीडेंस है वो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर के, क्योंकि ये टोटल वैल्यू जो पीछे लिखी हुई है वो 0 हो जाएगी। तो वो रहे या ना रहे, क्योंकि वो तो 0 है। तो जब इसको मैंने निकाला और कैलकुलेट किया तो Z का जब हमने रूट, इसको स्क्वायर रूट निकाला तो इसका बराबर आ गया R। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो हमारा इम्पीडेंस है, अब इस टोटल सर्किट का जो इम्पीडेंस है, अगर ये जो हमारा L और ये हमारा जो C है ये बराबर हो जाते हैं, इनका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया या कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो हो गया, इनकी वैल्यू अगर बराबर हो जाती है तो इस पूरे सर्किट का इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, वो R के बराबर हो जाएगा। यानी कि इन दोनों वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएंगी, इनकी तरफ से कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा विद्युत धारा में। जब विद्युत धारा में इनकी तरफ से अवरोध उत्पन्न नहीं होगा तो इसकी वैल्यू को 0 माना जाएगा। या ये कह सकते हैं कि जो इस सर्किट का इम्पीडेंस है वो अब यहाँ पर लगभग न्यूनतम हो जाएगा और वो R के बराबर होगा। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इम्पीडेंस, इसी कंडीशन को रेजोनेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में जो इम्पीडेंस Z है उसका मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि इस सर्किट में, क्योंकि यही तो अवरोध उत्पन्न कर रहा है उस विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए, जो रेजिस्टेंस है वही तो विद्युत धारा प्रवाहित करने में अवरोध उत्पन्न कर रहा था। तो ये अभी पहले तीनों अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, फिर क्या होगा, इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू जब बराबर हो जाएगी तो इनका जो अवरोध उत्पन्न करने की ताकत है वो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। जब इनकी अवरोध उत्पन्न करने की ताकत खत्म हो जाएगी तो फिर अकेला कौन बचेगा, अकेला ये बचेगा। अभी तीनों कर रहे थे, अब ये दोनों खत्म हो गए, दोनों खत्म हो गए तो ये एक ही बचेगा। इसका मतलब क्या होगा कि पहले की तुलना में अब क्या होगा, जो करंट फ्लो होगी वो उसका मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। समझ गए इस बात को, आपको ये चीज समझ आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो। बहुत आपको एकदम क्लियर तरीके से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ताकि आप एक बार में ही कॉन्सेप्ट सीखें और उसके बाद एक बार में ही पढ़ के अपनी जॉब सिक्योर करें, ठीक है। इतने डिटेल में शायद ही कोई पढ़ाता होगा आपको जितनी डिटेल में मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी कंसेप्ट बता दिया कि जो करंट की वैल्यू है वो क्यों ज़्यादा हो जाती है, आपको ये भी बता दिया कि जो इम्पीडेंस है वो क्यों कम हो जाता है, वोल्टेज कैसे लैग करता है, करंट कैसे लीड करता है, ये सब चीज़ें मैं आपको एक एक करके क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर अब जब ये कंडीशन जब रेजोनेंस की बनती है, जो कि अभी हमने फॉर्मूले में अप्लाई की थी कि ओमेगा एल जो होता है वो बराबर होता है 1/ओमेगा c के। इसके पहले वाली क्लास में जो हमारी रेजोनेंस यानी कि आरएलसी सर्किट की फर्स्ट क्लास थी, उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि जो इम्पीडेंस होता है ना वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बदलती है तो इम्पीडेंस भी बदल जाता है। बाकी रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इम्पीडेंस। तो यहाँ पर अब इस सर्किट की हमें कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी तो होगी ना, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी कि ये जो रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी पर क्रिएट हो रहा है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए यहाँ पर है कि जब हमारा ओमेगा एल जो बराबर था वो 1/ओमेगा c के था, इसी वजह से तो रेजोनेंस क्रिएट हो रहा था। तो जब हमने इस ओमेगा को यहाँ पर पक्षांतर किया तो ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, 1/ओमेगा एल सी हो गया।
अब आप जानते हैं कि ओमेगा जो होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf। तो जो 2 है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि ये एक मैथमेटिकल एक डिजिट है। पाई क्या है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, ये 22/7 या फिर 3.14 होती है। एफ क्या है, एफ होती है फ्रीक्वेंसी। एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, एफ को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमने न्यू से डिनोट किया है। न्यू भी एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी है, बस इसको थोड़ा सा अलग इसलिए लिख दिया है न्यू को, ताकि ये हमें समझ में आ सके कि ये रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी है। अदरवाइज ये जो छोटा ऐप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इससे ये समझ में आता है कि ये हमारी एसी सर्किट, सॉरी एसी जो हमारी करंट सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें डिफरेंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर न्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो ये ऐप की जगह न्यू ही लिख दिया है। तो न्यू क्या है, जो हमारा वोल्टेज है ना, यानी कि उस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो अब हम ओमेगा की जगह इस वैल्यू को रख देंगे, यानी कि 2π न्यू को रख देंगे। 2π न्यू बराबर हो जाएगा 1/√LC, और न्यू बराबर हो जाएगा, ये 2π नीचे आएगा तो 1/2π√LC। यानी कि ये क्या निकल के आया हमारा, ये निकल के आया हमारा इस रेजोनेंस सर्किट की फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, फिर क्या है कि जो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज है इस सर्किट को, जिसके लिए श्रेणी क्रम LCR अनुनादी परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम होती है, तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति जो होती है वो म्यू 0 होती है। यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वोल्टेज है हमने इसमें अप्लाई किया था, इस वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है, जो कि LCR अनुनादी सर्किट में बहने वाली करंट है, उसकी अधिकतम होती है, तो उसको अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, न्यू 0 से इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि जो हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है उसमें जो हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है सर्किट की फ्रीक्वेंसी की, अगर यहाँ पर स्वाभाविक आवृत्ति जो है वो बराबर होती है। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, यानी कि इसकी स्पेसिफिकेशंस को देख लेते हैं। जो हमारा सीरीज वाला सर्किट है, रेजोनेंस सर्किट है, इस सर्किट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं जहां से आपके एग्जाम क्वेश्चन में बनते आते हैं। नंबर 1 यहाँ पर है कि इस सर्किट का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि जो इंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है वो, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि जो कैपेसिटर के द्वारा जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है वो, जिसको हमने ओमेगा L बराबर 1/ωc किया था, अभी देख रहे थे ना आप, तो इसी की वजह से तो रेजोनेंस क्रिएट हुआ था। तो इस सर्किट में क्या होता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनको याद करना, अच्छे से समझना यहाँ पर कि अभी आपने देखा कि जब ओमेगा L है वो बराबर हुआ था 1/ωc से, तभी तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जब बराबर हुए थे, तभी तो उस सर्किट में रेजोनेंस क्रिएट हुआ था। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये इससे रेजोनेंस क्रिएट होता है, यानी कि ये बराबर होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि इस सर्किट की जो इंपीडेंस है वो न्यूनतम होती है। हमने देखा था ना कि जो हमारा Z था, Z बराबर में हमारा क्या निकल के आया था, R के बराबर निकल के आया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी L और C सर्किट हैं उनसे कुछ भी नहीं, वहां पर कोई किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो इंपीडेंस है उसकी वैल्यू लगभग न्यूनतम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें जो करंट फ्लो होती है, अब ऑब्वियस सी बात है अगर प्रतिरोध कम हो जाएगा तो करंट तो ज्यादा हो जाएगी, और इंपीडेंस क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध ही तो है। जब इंपीडेंस कम होगा तो उसमें करंट फ्लो होने वाली जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा, अधिकतम हो जाएगी। समझ गए इस बात को, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बन के आते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इसमें आरोपित जो हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और परिणामी धारा जो है सेम फेज में होती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया या कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, जब ये बराबर हो जाएंगे, बराबर होने का मतलब इन्हीं की वजह से तो जो हमारी वोल्टेज है वो लीड या लैग कर रही थी, लेकिन जब यही इनका जो इनकी पावर है वो खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब वोल्टेज और करंट लीड और लैग करेंगे ही नहीं, पर बिल्कुल एक साथ चलेंगे। एक साथ चलने का मतलब क्या होगा कि ये समान फेज में रहेंगे। जब ये समान फेज में रहेंगे तो इनका जो पावर फैक्टर है वो 1 के बराबर होगा, यानी कि पावर फैक्टर 1 होगा, ना यहाँ पर ज्यादा होगा ना यहाँ पर कम होगा, बल्कि 1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि जो इंडक्टेंस है और जो कैपेसिटेंस है उनके बीच जो हम वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करते हैं हमारे सर्किट में, वो वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा हो जाता है।
क्यों किस वाले सर्किट में ज्यादा होता है, ये सीरीज वाले सर्किट की बात की जा रही है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है वो एक प्रकार का वोल्टेज एम्पलीफिकेशन करने लगता है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वैसे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सारी चीजें आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूं मैं कि यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका इंडक्टेंस लगा हुआ है, जो कैपेसिटेंस लगा हुआ है, इनके जो टर्मिनल हैं, इनके टर्मिनल पर जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है वो वोल्टेज ज्यादा हो जाता है। इस वजह से ये सर्किट एक प्रकार से वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह हो जाता है, यानी कि ये वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो उस सर्किट की ओमीय प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उस पर जो हमारा आर है, कहने का मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आर ही तो कहलाता है ओमीय प्रतिरोध। तो आर आपने देखा कि आर ना तो ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, कुछ भी। आर का अगर हम वैल्यू को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो उससे हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क तब पड़ता है जब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि जो हमारा इंडक्टिव जो यहाँ पर आपका लगा हुआ है, इंडक्टेंस लगा हुआ है, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि जो कैपेसिटर लगा है, उनकी वैल्यू को जब हम बराबर करते हैं तभी तो आपका रेजोनेंस क्रिएट होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा आर होता है ना, ओमीय प्रतिरोध होता है, इसका कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं होता है। समझ गए? अब यहाँ पर हम इसके यूज देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर इसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है। सबसे पहले यूज होता है इसका रिसीविंग सर्किट में। रिसीविंग सर्किट में कैसे होता है, तो कोई जो हमारा एलसीआर जो रेजोनेंस सर्किट होता है वो बहुत सारी आवृत्तियों की जो एसी करंट है उनके साथ इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये केवल उसी करंट को परिपथ में प्रवाहित होने देता है जिसकी आवृत्ति जो होती है वो अनुनादी परिपथ की आवृत्ति के बराबर होती है। मतलब कि क्या होगा कि हमारा एक यहाँ पर सर्किट है, ठीक है, समझना इस बात को। इस सर्किट में बहुत अलग अलग टाइप की जो करंट है वो बह रही है। कैसे अलग अलग टाइप? फ्रिक्वेंसी वाइज, यानी कि कोई 50 हर्ट्ज की करंट फ्लो हो रही है, कोई 60 हर्ट्ज की, कोई 40 हर्ट्ज की, कोई 30 की, कोई 20 की, इस तरीके से। अब मान लीजिएगा यहाँ पर हमें एक एलसीआर सर्किट लगा दिया हमने, और इसके टर्मिनल पर हमने इसकी जो एलसीआर सर्किट है इसको कुछ ऐसे फिक्स किया, इसकी जो कैपेसिटिव और इंडक्टेंस जो वैल्यू है उसको कैसे ऐसे फिक्स किया कि ये जो है 30 की, यानी कि जो 30 किलो हर्ट्ज या फिर 30 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है उसको ही सेलेक्ट करे। तो ये क्या होगा कि सिर्फ यहाँ से जितनी भी यहाँ पर करंट जाएंगी इसके अंदर सारी की सारी ब्लॉक हो जाएंगी, बाकी सिर्फ 30 वाली करंट इसके टर्मिनल से बाहर निकल पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी फ्रिक्वेंसी जिसके बराबर हो जाएगी वही करंट इससे बाहर निकल पाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अनुनादी परिपथ की आवृत्ति अगर बराबर होती है तो उसी धारा को वो विशेष आवृत्ति की धारा का जो है सिलेक्ट करता है, उसी को बाहर निकलने देता है। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज रिसीविंग एंटीना में किया जाता है, जो कि बहुत अलग अलग टाइप के जो हमारे चैनल्स होते हैं वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होते हैं, उनकी सबकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। तो जो भी हमें चैनल सिलेक्ट करना होता है वो हम ट्यूनर के माध्यम से इसकी अनुनाद यानी कि रेजोनेंस उसमें क्रिएट कर देते हैं, उतनी फ्रिक्वेंसी को कर देते हैं। तो उतनी फ्रिक्वेंसी करने की वजह से सिर्फ उसी को करता है, बाकी को ब्लॉक कर देता है। इसी तरीके से हमारा रेडियो का जो ट्यूनिंग होता है उसमें भी यही होता है कॉन्सेप्ट। ये सेम वही बात है कि रेडियो रिसीवर जो है उसमें जो एंटीना लगा हुआ होता है। अब रेडियो रिसीवर का मतलब ये नहीं है कि वो आपके एएम रेडियो होते थे सिर्फ वही है। आपकी जो टीवी है ना उसमें भी जो सिग्नल्स आते हैं वो रेडियो वेव्स ही होती हैं, ठीक है। मोबाइल है ना उसमें भी जो सिग्नल आते हैं वो रेडियो वेव्स ही होती हैं। तो यहाँ पर जो रेडियोग्राही सिग्नल का मतलब ये हुआ कि जो हमारे रिसीवर होते हैं ना उसमें क्या होता है कि उसके एंटीना के साथ हम एक एलसीआर का रेजोनेंस सर्किट उसमें फिट कर देते हैं। और ये किस तरीके से फिट होता है? म्यूचुअल इंडक्शन से। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक कॉइल में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उससे संबंधित जो दूसरी कॉइल रखी है उसमें उसी फ्रिक्वेंसी का वोल्टेज, उसी फ्रिक्वेंसी की करंट यहाँ पर आने लगती है, जो कि इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो उसके द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। जब विभिन्न प्रसारण केंद्रों से आने वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो एंटीना से टकराती हैं, तो एंटीना के टकराने की वजह से क्या होता है कि उस सर्किट में विभिन्न आवृत्तियों के जो वोल्टेज हैं वो वहां पर इंडक्ट करने लगते हैं। इंडक्ट करेंगे तो रेडियो जो हमारा रिसीवर है उसकी जो हम ट्यूनिंग वाला पार्ट है उसको जब हम सिलेक्ट करते हैं, ट्यूनिंग पार्ट का मतलब उसमें जब फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं तो कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटी बदलती है। कैपेसिटर की कैपेसिटी बदलने की वजह से उस सर्किट की जो स्वाभाविक आवृत्ति है वो भी बदल जाती है। जो आवृत्ति बदलती है तो क्या होता है कि जो प्रसारण केंद्र से जिस आवृत्ति पर आपका सिग्नल आ रहा है उसी की आवृत्ति के बराबर अगर हो जाती है तो फिर वही सिग्नल को ये क्या करता है, उसकी संगत जो करंट है उसको फ्लो कर देता है
और ये करंट फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी जो अन्य आवृत्तियां थी ना, उनकी करंट एकदम क्षीण हो जाती है, जैसे आपका जो आपने फ्रिक्वेंसी पर इसको सिलेक्ट कर रखा है वही आपको इसमें चैनल आपके सामने दिखाई देगा, वही आपको इसमें प्रसारण केंद्र से जो कार्यक्रम आ रहा है वो सुनाई देगा। तो अनुनाद का मतलब क्या हुआ कि अनुनाद की वजह से हम इन सिग्नल्स को कैच कर पाते हैं। इसके बाद हमारा हमने सेकंड पार्ट होता है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है जिसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम करते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें हमने एक इंडक्टर लिया है जो कि रेजिस्टेंस से सीरीज में जुड़ा है, और एक कैपेसिटर लगा है जो कि रेजिस्टेंस से सीरीज में जुड़ा है, और फिर इन दोनों को पैरेलली जोड़ दिया है। ठीक है ना, ये पैरेलली जोड़ दिया है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पर इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमारा सीरीज वाला था ना, उसमें क्या हो रहा था कि वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन हो रहा था। अभी आपको बताया था ना कि उसमें वोल्टेज बढ़ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें करंट का एम्पलीफिकेशन होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पैरेलल वाले में करंट होती है, यानी कि करंट एम्पलीफाई हो जाता है, और हमारा जो सीरीज वाला था उसमें हमारा वोल्टेज एम्पलीफाई हो रहा था। यहाँ पर इस सर्किट की क्या विशेषता है, तो इस सर्किट की जो प्रतिबाधा है, यानी कि जो इम्पीडेंस है, वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ध्यान रखना, ये पैरेलल वाले की बात की जा रही है। इसके अपोजिट जो हमारा सीरीज वाला था उसमें जीरो हो रही थी इम्पीडेंस, लेकिन यहाँ पर इम्पीडेंस क्या है, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत हो जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो एकदम न्यूनतम हो जाएगी, एकदम न्यूनतम हो जाएगी। क्योंकि इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट तो इसी वजह से फ्लो होती है ना, कि जब अब रेजिस्टेंस कम मिलेगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो पाएगी। और यहाँ पर इम्पीडेंस जो यानी कि रेजिस्टेंस या फिर इम्पीडेंस जो है वो ज़्यादा होने की वजह से इसमें करंट कम फ्लो हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है कि इस सर्किट में जो हमारी एसी वोल्टेज है वो क्या होगा, और जो हमारी करंट है वो आपके एक समान कला में होते हैं। एक समान में कला में होने का मतलब ये ना तो लीड करेंगे ना लैग करेंगे, बिल्कुल एक साथ चलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू एक होती है। और ध्यान रखना, पावर फैक्टर जो है ना, वो पैरेलल की बात की जाए चाहे आपके सीरीज वाले की बात की जाए, उन दोनों में एक ही होती है, बराबर होती है, एक होती है। ठीक है, तो इस सर्किट में जो धारा का प्रवर्धन है वो ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें एम्पलीफिकेशन होता है, वो भी करंट का। ठीक है, इस सर्किट का कहाँ कहाँ पे यूज होता है इसको जान लेते हैं हम। यानी कि जो हमारा सीरीज वाला हो गया, सीरीज हो गया, ये पैरेलल वाला जो है ना, इस पैरेलल वाले का कहाँ कहाँ पर यूज होता है, इस पैरेलल वाले का होता है वहां पर यूज जहां पर हमें किसी स्पेशल जो फ्रिक्वेंसी है उसको हटाना हो, या फिर उसको क्या करना हो, उसको रिजेक्ट करना हो। तो इसमें क्या करते हैं कि एल आर सी जो हमारा एक पैरेलल सर्किट होता है, रेजोनेंस सर्किट होता है, उस आवृत्ति की धारा को रोक देता है जिसकी आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। यानी कि इसमें हम फिक्स कर देते हैं कि 30 हर्ट्ज की आवृत्ति हमने फिक्स कर दी, तो 30 की नहीं आने देगा, बाकी जितनी भी आ रही हैं सभी को आने देगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा उससे उल्टा होता है काम। तो इस यहाँ पर क्या करेगा कि उन आवृत्तियों को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से इसे अस्वीकारी परपथ के रूप में जाना जाता है। सेकंड, यहाँ पर क्या है कि जो रेडियो ट्रांसमीटर होते हैं, जहाँ से जिस स्टेशन से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, तो उसके लिए जो एंटीना में हम यूज करते हैं, वहां पर LRC रेजोनेंस जो है वो हम पैरेलल वाला यूज किया जाता है, क्योंकि बाकी को ये ब्लॉक कर देगा, उसी सर्किट को यानी कि उसी फ्रिक्वेंसी की जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करेगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एक क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है, क्यू फैक्टर LCR, जो हमारा LCR वाला रेजोनेंस सर्किट है, और उसके दोनों ओर की आवृत्तियों जिसमें से प्रत्येक की संगत धारा का आयाम जो एम्पलीट्यूड है वो अनुनादी धारा के एम्पलीट्यूड का 1/√2 गुना होता है, उसके अंतर के अनुपात को उस परिपथ का क्यू फैक्टर कहते हैं। और क्यू फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है Q = 1/R√L/C। और ये किस पर डिपेंड करेगा, तो ये क्यू फैक्टर के अगर हमें मान बढ़ाना है, इसकी वैल्यू को बढ़ाना है, तो आर की वैल्यू को कम होना चाहिए, एल और सी इन दोनों की वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा क्यू ज्यादा हो पाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, ये आपका क्यू फैक्टर था। और क्यू फैक्टर की यही परिभाषा है, इससे संबंधित यही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो ये आपके फॉर्मूला होता है, इससे आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। हमारा जो रेजोनेंस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ आप हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज PDF फॉर्मेट में ये आपको अवेलेबल होगी, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इसमें आपको डेडिकेटेड न्यू टेस्ट सीरीज बनाई गई है ये। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको मैसेज करना है, बाकी की जानकारी आपको यहीं से प्राप्त हो जाएगी। और मात्र आपको इसके लिए 60 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा, जिससे आप 750 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे जुड़ पाएंगे।
सो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना वीडियो को, दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।